नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाला हूं इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त यूपीपीएससी आरओ एआरओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। आज का पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देना। यहाँ पे पूछा गया है संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों के बारे में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक मिनट जाइए, यानी कि 42वां संविधान संशोधन। ठीक है। भारत के नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का जो विवरण है दोस्तों, ये संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत दिया गया है। तो कभी भी अगर मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा जाए या मूल कर्तव्य के बारे में पूछा जाए तो ये संविधान का भाग 4 का में और अनुच्छेद 51 का में आता है। और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान में जोड़ा गया था। तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए, ये 1976 में। ठीक है। और मौलिक कर्तव्य किस में है, तो भाग 4 का में। और कौन सा अनुच्छेद, तो 51 का में। आगे बात करेंगे। अगला सवाल है मौलिक कर्तव्यों में से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, बहुत ध्यान देना नहीं शब्द पे। तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ये बात सही नहीं है। इसका मतलब बी, सी, डी ये तीनों पॉइंट मौलिक कर्तव्य से संबंधित में सही होंगे। अगर हम लोग मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करें दोस्तों, तो ध्यान देना कि मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। परमादेश एक रिट है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं। हाँ, मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों, वो मतलब एक नैतिक जिम्मेदारी जो है आरोपित कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके उल्लंघन से इस पर कोई कड़ी कार्रवाई किया जाए, ऐसा नहीं है। यानी कि प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता, जबकि रिटें जो है प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है। उसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये वाला उत्तर गलत होगा। लेकिन अगर पूछ लिया जाए मौलिक कर्तव्य के बारे में, तो बी, सी, डी ये तीनों पॉइंट सही होंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में। इसमें बी में क्या है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। स्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। डी है कि किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिससे न्यायालय निश्चित करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जा रहा है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11। कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। और किस भाग में है, तो भाग नंबर 4 का में है। किस अनुच्छेद में है, तो 51 का में है। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। यहाँ पर है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। 4 पॉइंट है, 1, 2, 3, 4 बताना है कौन सा सही है। फिलहाल अगर हम बात करें सही के बारे में, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। डी यानी कि 1, 3 और 4 ये 3 पॉइंट ही सही होंगे, यानी कि 1 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4, बाकी दूसरा गलत है। तो पहले पॉइंट में है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरे में है सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तथा चौथे में डी है कि मतलब चौथा जो पॉइंट है, इसको आप चाहे 4 बोलो या डी बोलो, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये तीनों पॉइंट में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। ये चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर इसके बारे में थोड़ी सी बात और करें, तो अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद
54 के तहत। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया। आगे बात करें अगले सवाल पर। इसमें कहा जा रहा है भारतीय संविधान के 17वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे कौन से हैं? अभी हम लोगों ने बात किया तुरंत। सही उत्तर होगा बी, दिल्ली और पुडुचेरी, या फिर पांडुचेरी भी कह सकते हैं, मतलब पांडिचेरी। अगला सवाल है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा जा रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? काफ़ी आसान सवाल है, आप सभी लोग जानते होंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। तो दोस्तों ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, जो कि 2002 से लेकर 2007 तक थे, और इनको मिसाइल मैन के नाम से, भारत का मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में प्रारंभ एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, जिसको इंग्लिश में हम IGMDP कहते हैं, के फलस्वरूप भारत त्रिशूल, पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइलों के विकास के द्वारा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका है। अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित है, तो किसमें निहित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रपति में। ठीक है, बात करें तो अनुच्छेद 51 नहीं, अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो अनुच्छेद किसमें है? 53(1). ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? पूछा गया है भारतीय गणतंत्र का प्रमुख। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत का राष्ट्रपति। अब क्यों? ध्यान देना, भारत एक गणराज्य, यानी कि यहाँ पर भारत का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, मतलब राष्ट्र अध्यक्ष, वो निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत जैसे राजा महाराजा के समय पे होता था। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपति का चुनाव कभी भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है कि आप जाकर वहाँ पर वोट डालेंगे, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इस चीज़ की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? अच्छा सवाल है, सही उत्तर होगा डी में है नीलम संजीव रेड्डी। ये सवाल पूछा जा सकता है, बहुत शानदार ये सवाल है, तो ध्यान देना। अगला सवाल है दोस्तों, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बार पूछा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगर राष्ट्रपति भी ना हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो और पद रिक्त हो, तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान देना कि अनुच्छेद 65 के अनुसार, ध्यान देना, अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, पदत्याग अथवा पद से हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। ये चीज़ ध्यान देना है आपको। अगला सवाल है, और आप कह सकते हैं कि इस वीडियो का लास्ट सवाल, अंतिम सवाल है। इसमें कहा जा रहा है यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? अभी हम लोगों ने बात किया तुरंत, तो भारत के प्रधान न्यायाधीश। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। कोई सवाल में कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई चीज़ ना समझ में आया जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।